चलो, this is we have started with the chapter of respiration and exchange of gases. ठीक है, so respiration, yesterday we discussed that the respiration can be, respiration or breathing, I guess, है ना. So this is exchange of gases and the breathing process. That's your chapter. So here we have discussed the process of the respiration yesterday. What is this respiration? That involves the further two phenomena. What are those? Anji, breathing and cellular respiration. What is the other name of the breathing? External respiration. And what is the cellular respiration? That is the same, internal or the cellular respiration. The cellular respiration, that involves the breakdown of the food, right? Food, that is the glucose, that which has been prepared in the cells, that is not prepared actually, which has been consumed by the you can say external source, ठीक है, by consuming the external source like plants or any other organism. हमने खाया, as a food we get that food and then there it is prepared by breaking it down. ठीक है, जो भी फूड मटेरियल हमने लिया, क्योंकि आपका डाइजेशन चैप्टर अब नहीं है, वो कैसे डाइजेस्ट हुआ, कौन कौन से कंपोनेंट्स में हुआ, वो सारा डिलीट हो चुका है. बट यू शुड नो एटलीस्ट कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है वैसे, कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जब होती है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज. ग्लूकोज हेंस इज transported throughout the body with the help of the circulatory system. So this respiration that involves the breathing, that is an external respiration. Through that the oxygen goes into the body. ठीक है, so पहले सिर्फ breathing होता है, जो कि एक physical phenomena है. यहाँ पे सिर्फ taking in oxygen and giving out carbon dioxide, सिर्फ इतनी सी concept है. ठीक है, जब ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, सांस लिया, इनहेल किया, ऑक्सीजन लिया, that's it. ठीक है, अंदर जाके ये लंग्स में से, एल्वियोलाई में से कहाँ पहुंचेगा? इट इज फर्दर कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स और द ब्लड स्ट्रीम. एक्चुअली ब्लड सेल्स आएंगे, ऑक्सीजन को कैरी करेंगे एंड कंडक्टेड टू द सेल्स. दैट इज फॉर द इंटरनल रेस्पिरेशन. ठीक है, इंटरनल जो चेंजेस आती हैं. सो दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन हैपनिंग हियर. कहीं इसीलिए हमने इसको कल बोला था, दो फिनोमिना फर्दर आते हैं टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. जब ये ऑक्सीजन अंदर गया, अब ऑलरेडी हमने क्या बोला था कि खाना हमने खाया और वो खाना डाइजेस्ट हो चुका है. ग्लूकोज जैसे कंपोनेंट्स, ना सिर्फ ग्लूकोज, बाकी भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. जैसे आप लोगों ने कौन कौन सी फूड डाइजेशंस आपने पढ़ी थी? विच कंपोनेंट्स डाइजेशंस यू हैव स्टडीड? फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स? एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का क्या है? ग्लूकोज. देन प्रोटीन्स का क्या है? अमाइनो एसिड्स. फैट्स का क्या है? फैटी एसिड्स. हाँ, ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स, राइट. सो ये क्या है? दीज आर द सबस्ट्रेट्स. ये सबस्ट्रेट्स हैं. अभी हम सिर्फ एक की बात करते आए हैं, अभी तक आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हो कि ग्लूकोज होता है प्रेजेंट ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से. ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे हर सेल्स में पहुंच चुका है. इतना हमने पढ़ा पहले हमेशा. ठीक है, ऑक्सीजन आया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, रिलीज किया, आगे फर्दर इसके सिंपल कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जहां से ये इनिशियली बना था वहीं पे वापस ब्रेक डाउन हो गया. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सहेल आउट हो जाएंगे. जब ये सिर्फ एक्सहेलेशन, यहाँ सिर्फ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, we call it as breathing. This is not only glucose gets oxidated. ग्लूकोज सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा, यहाँ ये सारे भी देते हैं. ये जितने एंड प्रोडक्ट्स फूड के आपने पढ़े, ये सारे भी देते हैं. मतलब क्या है? ऑक्सीजन का एक्शन इन पे भी हो रहा है. एनर्जी एज इट इज yielded by this process, this is the maximum energy which is given through this process when it breaks down and forms the carbon dioxide and water. ठीक है, but along with the breakdown of the glucose, amino acids, fatty acids and other such components also are broken down in the presence of oxygen. So they act as a substrate. ये सारे substrate की तरह act करते हैं and we call them as the respiratory substrates. ये पहले आप पढ़ते हैं as the end products of the digestion, but here in this we call them as the respiratory substrates. All these are the respiratory substrates. So what are the respiratory substrates? The one on which oxygen is going to make a reaction or make a change.
ठीक है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जिसके ऊपर रिएक्शन देने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज, फॉर द यील्ड ऑफ द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, सो ऑल द फूड कंपोनेंट्स दैट विच हैव बीन डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, दैट विच हैव बीन यू कैन से मेड इन अवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी में बने हैं डाइजेशन के बाद हमारे पास आए हैं, उन सबको हमने कंपाइल अप करके नाम दे दिया एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। ठीक है, एंड में जाके एक आप टॉपिक पढ़ेंगे यही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स का, वापस फिर से ये लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर के एंड में बिल्कुल आएगा, दैट इज ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वोशंट। जैसे आपका होता है ना IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वोशंट आपका चेक करते हैं, है ना, तो दैट इज व्हाट, दैट इज हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव रिसीव्ड एंड इन हाउ मेनी मिनट्स यू हैव गिवन द आंसर, हाउ मेनी करेक्ट, हाउ मेनी नॉट, है ना, तो इससे आपका IQ लेवल चेक होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होता है, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैव बीन इवॉल्व्ड आउट and how many oxygen molecules have been taken in, that decides the respiratory quotient। ठीक है, लिख लो वापस फिर से, एंड में इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट? रेस्पिरेटरी क्वोशंट, that is the RQ, respiratory quotient or the RQ, that is RQ can be calculated as the amount of the oxygen involved divided by amount of the carbon dioxide evolved। evolved मतलब जो निकाली है बाहर, involved मतलब जो ली है, so that is the amount of oxygen involved and the amount of carbon dioxide evolved given out. When you divide these values, if you get to have 1, that is a perfect type of a respiratory substrate। ठीक है, अब इनमें से जैसे जैसे रिएक्शन होगा आप बैलेंसिंग करते हो उस रिएक्शन को, आप लोगों ने पढ़ी हुई ना, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी हुई है ना, एंड द रिवर्सल इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या बनता है, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 in the presence of oxygen gives what, carbon dioxide along with water। यही है रेस्पिरेशन का, यही हमारे पास रेस्पिरेशन का रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन रेस्पिरेशन का ऐसे ही है। अब इसकी बैलेंसिंग करो, क्या आएगा जब ये बैलेंसिंग करते हैं, this comes out to be 6 of oxygen, 6 of carbon dioxide, 6 of water and only one molecule of the glucose। This makes it balanced। Now find out the RQ for this। What will be the RQ for this? हमने सबस्ट्रेट कौन सा लिया है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। ठीक है, अब ऑक्सीजन इन्वॉल्व कितनी है, इन्वॉल्व 6 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इन्वॉल्व कितनी है, 6 मॉलिक्यूल्स, ये वाला फॉर्मूला है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व कितनी है, 6 मॉलिक्यूल्स, that comes out to be 1 and this is the unity, means when RQ comes out to be unity, that is 1, when RQ comes out to be a 1 value or a constant value or a unity value, then we call it as the best respiratory substrate। For fatty acids it comes out to be less than 1 and for amino acids it comes out to be more than 1। ठीक है, हाँ ऐसे सच में ही है। तो हमारे ये देखो ना, हमने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब भी ये बनाया, सॉरी ऑक्सीजन नहीं ग्लूकोज, हम तो ये पढ़ते ही आए ना कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ द 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड एज अ होल रिएक्शन 6 ऑक्सीजन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो ये RQ निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट, 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दिस इज RQ इज 1। ठीक है, so that comes out to be a constant value and hence it is the most commonest type of the substrate what we study। अभी तक हम इसको क्यों स्टडी करते आए हैं, ग्लूकोज को इकल्ला क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि यही हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, दूसरे जो हैं वो हमें फ्लक्चुएटेड वैल्यूज देंगे। ठीक है, फैटी एसिड्स या अमीनो एसिड्स हैं वो हमें फ्लक्चुएटेड वैल्यूज देंगे, इट वोंट बी 1, इट विल बी समवेयर इन पॉइंट्स, डेसिमल्स। ठीक है, अराउंड 1, अराउंड 1 मींस कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, so that is the best substrate, so that is why the glucose has been counted as the best substrate। इसीलिए आपको छोटी क्लासेस से सिर्फ ग्लूकोज के बारे में पढ़ाते है ना, बाकी भी हैं, ये भी हैं, लेकिन हम पढ़ाते सिर्फ ग्लूकोज के बारे में। अब यहाँ तक पहुंचे कैसे, वो सारी रिएक्शंस आपकी आएंगी बीच बीच में। ठीक है, वो हम चलेंगे वापस एंड में फिर से यही वाला अगर टॉपिक
कंटिन्यूएशन में आया तो वी विल कंटिन्यू, दैट इज इन द बाय द एंड। यहाँ पे एक साइकिल आपको पूरा रिएक्शन साइकिल दिया हुआ है, दैट इज नॉट अगेन एक्सप्लेन्ड बट इट इज देयर। फुल एक्सप्लेनेशन इज देयर इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे करवा दिया। उसका साइकिल भी हम छुड़वाएंगे, जब ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स करेंगे तो कनेक्शन होएगा आपका, ठीक है, फिर कनेक्शन आएगा दोबारा इस चीज का, राइट। सो सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड होते हैं, you have to wait for particular concepts to be clear, right? Okay, coming back to this, now this is the concept of respiratory substrates, breathing, taking in of the oxygen and giving out of the carbon dioxide, cellular respiration, breakdown of the food जो अंदर breakdown हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अवेलेबल फॉर आवर डेली रूटीन वर्क्स वो आती है। डेली रूटीन्स हमारे काम में, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए खाना खाना पड़ता है। जो खाना ब्रेक डाउन हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है। So all this has been there as a process which is involved in the respiration and along with it exchange of gases. Now how actually the respiration takes place? It is through a system which is involved in the body called as respiratory system, and after that there is an exchange of gases. So we'll be first starting with the diagram of the respiratory system. So starting with the first human respiratory system, and you all will be making the diagram with pencils. Okay, nowhere, may it be your file, may it be your rough notebook, may it be your fair answer sheets or anything, assignment copy, है ना, कुछ भी है, डायग्राम हमेशा पेंसिल से आना चाहिए। अगर पेन से बना हुआ आया विदाउट चेकिंग आई विल बी पुटिंग अ क्रॉस, ठीक है। चेक भी नहीं करना मैंने, क्रेडिट भी नहीं देना कोई, सीधा क्रॉस लगेगा। यू हैव टू ऑलवेज मेक द डायग्राम विद पेंसिल्स, ओके ओके। अच्छा, anybody having the extra pencils, please give it to the two doctors sitting at the last. हाँ जी, हाँ जी। So starting with the human respiratory system, the respiratory system that starts with the external respiratory organs, that are the nostrils or the mouth, ठीक है, that is an external organ. External means that which is outside our body, है ना, जिसका कनेक्शन हमारी बॉडी के बाहर है, ठीक है। बाकी सारा कुछ हमारी बॉडी के अंदर है, तो दो ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल हमारा जो सिस्टम है दैट स्टार्ट्स विद द नॉस्ट्रल्स, दैट इज द एक्सटर्नल पैसेज, दिस इज द नॉस्ट्रल्स, एंड देन इज द माउथ, ओपनिंग टुवर्ड्स द आउटसाइड। द नॉस्ट्रल्स, external nostrils that lead to the passage called as the nasal passage. बनाई जाओ साथ साथ में, these are the nostrils and this leads to the passage called as the nasal passage. Labeling we'll do at the last, सुनते जाओ बस साथ साथ में, ठीक है। Then further the nose and the mouth, they have a common connection, है ना। When we put the nose drops we get the taste in the throat also. Nasal drops कभी पढ़ी है ना, तो उसका टेस्ट हमारे थ्रोट में भी आता है, कड़वा कड़वा सा, क्यों? दैट इज बिकॉज दे हैव अ कॉमन पैसेज, इन बिटवीन देयर इज अ कॉमन पैसेज, एंड दैट कॉमन पैसेज ऑफ द नोज एंड द माउथ, दैट इज कॉल्ड एज द pharynx. That region is called as the pharynx. Okay, so this is the pharynx. Pharynx further bifurcates the passage for the food pipe and for the windpipe, ठीक है। फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है, कॉमन पैसेज है, कॉमन कनेक्शन है नोज और माउथ का, ठीक है। कई बार हम खाना खाते हैं या पानी पीते हुए बात करते हैं तो एकदम से वो बैक फ्लो कर जाता है इनटू द नेजल पैसेज, है ना, तो वापस चला जाता है एंड वी फील इरिटेटेड सो मच, मतलब पेन भी होता है, फील भी इरिटेट होता है। दैट इज बिकॉज वी वर टॉकिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर प्रेशर दैट लेड टू द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वो बैकवर्ड फ्लो कर जाता है। तो उसमें क्योंकि कनेक्शन है, माउथ एंड नोज बोथ वेज दे आर कनेक्टेड, इट इज बिकॉज ऑफ द pharynx. नाउ द pharynx के आगे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बाइफर्केशन हो जाती है और दो हमारी पाइपलाइंस जो है वो अलग अलग स्टार्ट होती है। वन इज द फूड पाइप, अनदर इज अ विंड पाइप, बट हियर वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द esophagus, we are only concerned with the wind pipe. Okay, that is the respiratory systems part. So the respiratory systems part, after the pharynx there is one larynx. So this is the larynx, what you will be making on the onstart of the windpipe. Windpipe के बिल्कुल starting में there is a box, voice box, we call it as a voice box or we call it as a
larynx or Adam's apple. ठीक है, so this structure that is larynx, or it is also called as voice box. Voice box term is a normal English term. Larynx is a biological term. Okay. इनडायरेक्ट लेबलिंग आती है, आपको पता है, डायग्राम्स बेस्ड, क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स. अब लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स में डायरेक्टली लिखा होगा लेरिंग्स, वहां लिखा होगा वॉइस बॉक्स, तो यू विल बी नॉट लेबलिंग इट एज अ वॉइस बॉक्स, यू विल बी लेबलिंग इट एज अ लेरिंग्स. ठीक है, वॉइस बॉक्स इज इन अ लेमन लैंग्वेज and this larynx is a biological language and you are bio students. ठीक है, you can be said कि question यहाँ पे कैसा लिखा जा सकता है, label the following, और following में आ गया आपको let's say opening of this larynx. The opening of the larynx is called as, oh sorry, opening of the windpipe is called as, opening of the windpipe. Windpipe की opening का नाम पता है? The नहीं, windpipe itself is trachea. हाँ जी, anybody sitting online? What is the opening? हाँ जी, दिया. Esophagus. नहीं, that's a food pipe. हाँ जी, Jacqueline. Gullet. Gullet. नहीं, that is not. हाँ जी, so this is actually, it is covered with a flap-like structure. You know the flap-like structure called as epiglottis. And the opening which it guards, that opening of the windpipe, जिसको वो guard करता है, that is called as glottis. ठीक है, that's a glottis. और glottis भी आप यहीं पे मार्क करेंगे अगर आपको पता है, that is the opening of the windpipe. Windpipe का जो passage open हो रहा है, that opening is called as glottis. And over it there is an epiglottis. तो यहाँ पे आपने इस तरह से एक flap-like structure just show कर देना है ऊपर. कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे zoom करके दे रही हूँ. ये देखो, ये लेरिंग्स है और इसके ऊपर आपने ऐसा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना दो. सो दैट इज अ एपिग्लॉटिस. वी डू नॉट लेबल ग्लॉटिस हियर, बट यू शुड नो व्हाट इज ग्लॉटिस. ओके, सो दिस इज एन एपिग्लॉटिस. ओवर द windpipe there is a flap like structure which guards it and it is called as epiglottis. हाँ जी, क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट कंटिन्यूड आफ्टर दिस इज द विंड पाइप. यहाँ पे सारी की सारी क्या है, विंड पाइप है इसके पीछे, तो ये विंड पाइप आपने बनानी है. अब डायग्राम की जगह देख लेना, उस हिसाब से बनाना जहाँ पे आप डायग्राम बना रहे हैं. द लेंथ ऑफ दिस, दैट इज अप्रोक्सीमेट लेंथ फ्रॉम दिस, जहां तक आपने विंड पाइप बनाया, फ्रॉम द माउथ और फ्रॉम द नोज अप्रोक्सीमेट इतना ही साइज ऑफ लंग्स आपका होना चाहिए. ठीक है, इट इज नॉट फिक्स्ड एक्चुअली, बट जस्ट टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम, अ प्रोपोर्शनेट डायग्राम, आई यूज टू से ऑलवेज कि यहाँ पे जितना आपने इसका विंड पाइप बनाया, लेट्स से यहाँ तक आपने विंड पाइप बनाया, और इतना ही आपने अप्रोक्सीमेट यहाँ से यहाँ तक आपने मेजर कर लेना है, इतना ही अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आपने लंग्स बना देंगे. ठीक है, आपकी तो कॉपी लाइंस वाली होती है तो लाइंस काउंट कर लो. ठीक है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट जस्ट हैंड स्पैन से आप काउंट कर सकते हैं. यहाँ के बाद दिस इज गोइंग टू बाइफर्केट इनटू द टू फॉर द टू लंग्स, है ना. नाउ हाउ टू मेक दिस डायफ्राम फर्स्ट. लंग्स का शेप देने से पहले भी डायफ्राम बनाना है. ये हमारा मिडल पार्ट है, क्योंकि हमारी बॉडी कौन सी सिमेट्री शो करती है, बाइलेटरल. तो बाइलेटरल मींस वी हैव एन एक्सिस एंड लेफ्ट एंड राइट इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी सिमेट्रिकल, है ना. तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसका बिल्कुल एक हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पे. ठीक है, जितने डिस्टेंस में आपने डायफ्राम बनानी है वहां पे पॉइंट लगाओ, और इस पॉइंट के ऊपर डायफ्राम का पीक आना चाहिए, ऐसा कुछ. ठीक है, जैसा एक बैंगल के साथ आप एक राउंड बनाएंगे, आर्क बनाएंगे, या एक कंपास के साथ आर्क बनाएंगे, बिल्कुल वैसा आर्क के जैसा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, एंड दैट इज द डायफ्राम. ठीक है, सो दिस इज द डायफ्राम. क्लियर? मेक इट. जहां आपने डॉट लगाया वहां पे आपने बिल्कुल इसको बनाना है, एंड गैप कितना छोड़ना है, अप्रोक्सीमेट इतना. ठीक है, जितना आपका ऊपर गैप है उतना गैप छोड़ दें, और नीचे डायफ्राम बना देना है. डायफ्राम इज अ मस्कुलर बैंड दैट हेल्प्स इन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. दिस इज द बेसिक structure which is helping in inhalation and exhalation. So it's a muscular band and make it thickened one. थोड़ा thick बना दो इसको. That is
ये मैंने बताया इतना डिस्टेंस, ये बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितना यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, नॉट एज एन एग्जैक्ट, क्योंकि ऐसा कुछ फंडामेंटल है नहीं है कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, जितना आपका थ्रॉट में होगा उतना लंग्स होगा, बट जस्ट टू मेक अ प्रोपोर्शनेट। एक्चुअली व्हाट द पीपल डू, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये पोर्शन ऑलमोस्ट छोटा सा बना के और लंग्स इतनी बड़ी बड़ी बना के देते हैं, तो इसलिए मैं ये सिर्फ बोलती हूँ कि प्रोपोर्शनेट बनाना ताकि वो सही लगे एटलीस्ट, ठीक है। हाँ जी, वंस यू आर डन विद द डायफ्राम, नाउ शैल आई फर्दर स्टार्ट विद द लंग्स, है ना। तो लंग्स के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास ये विंड पाइप है, एंड विंड पाइप में आपने इसको कार्टिलेजिनस रिंग्स के साथ कवर करना है। मेक दैट डॉटेड विंड पाइप बिहाइंड दिस एंड cover it with these ring like structures that are called as the cartilaginous rings. Okay, bifurcate the windpipe into two, bifurcate into two. Further also, further again, ये जो आपने bifurcation किया है उसमें भी स्टार्टिंग जो है इसका वो कार्टिलेजिनस रिंग्स के साथ कवर्ड रहेगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग पोर्शन में भी आप इसके 2-3 रिंग्स बना दें, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द bronchi also have the ringed structures, ठीक है। if not visible, Jodhpreet, you can come here. हाँ जी बच्चे, क्लियर, डन। now after this you have to frame the lungs. now lungs कैसे बनानी है, अभी यहाँ पे से आपने एक ट्रायंगुलर आर्क राइज करा, ठीक है, इस तरह से, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, विदाउट टेकिंग ऑफ योर हैंड फ्रॉम द शीट, आपने बनाना कैसे है, देखो लंग का शेप, यहाँ पे हाथ रख लो अपनी कॉपी पे और एक ही सार आपने पूरा का पूरा ऐसे रोल करके नीचे ले जाना, ठीक है। ये मेरा तो यहाँ पे डायग्राम बड़ा बनता है इसलिए मैं हैंड को मूव कर रही हूँ, अदरवाइज इट शुड हैव द शेप लाइक दिस एंड शुड नॉट टच द बेस, बेस को नहीं टच करना, ठीक है। सो दिस इज द लंग शेप, मेक इट एज एन आर्क, ठीक है, आर्क की तरह बनाना है, एक ही सार नीचे ले जाना है विदाउट टेकिंग ऑफ योर हैंड फ्रॉम द नोटबुक, समझ आया, ठीक है। दिस शुड बी द शेप ऑफ द लंग्स, थोड़ा बल्ज बाहर की तरफ करो, बल्ज बाहर की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैटेंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डन। सिमिलर वे you will be putting again your hand, making a triangular arc and then ऐसा पूरा आर्क बिना हाथ हिलाए, ठीक है। सो दिस इज, और यहाँ पे कोई कंपासेस वगैरह नहीं यूज करनी होती क्योंकि ये बायो है, मैथ्स नहीं है, ठीक है। जितना फ्री हैंड एंड गुड डायग्राम्स बनाएंगे दैट विल बी अप्रिशिएटेड, राइट। फॉर द सेकेंड अदर साइड अगेन मेक द पीक टिल द सेम, नीचे नहीं बनाना, सेम पीक लेवल बनाना है जो आपने पहले बनाया है, सेम विड्थ बनाना है जो आपने पहले बनाया है। अब उसके बाद वापस फिर से अपने लंग को उसी शेप से ज्वाइन कर देना है टुवर्ड्स द डायफ्राम, ठीक है। नाउ मिडल, कमिंग टू द मिडल साइड, हियर इट इज हैविंग द अंडुलेटिंग सा, इस तरह से मेम्ब्रेन आपने बनाना है एंड देन पैरेलल टू द डायफ्राम, ठीक है। द लोअर लाइन शुड बी पैरेलल टू द डायफ्राम, डन। On the other side, this is having a cardiac notch. So when you undulate this, approximate in the middle of the lung. Lung का जहाँ middle है, आपने हल्का सा curve देना है, proper इस तरह सी नहीं बनाना, बच्चे ऐसा बनाते हैं, ये wrong है, totally wrong है, ठीक है। हल्का सा curve दिया, वापस फिर से straight and then parallel to the diaphragm. Diaphragm के साथ base parallel again, ठीक है। जहां से आपको लगता है ज्वाइन करता दिख रहा है या कुछ भी, आप उसको इरेज करके सही कर सकें, इसीलिए आपको पेंसिल से बनाने बोला, ठीक है। गिवन द आर्क, डन। ये फिर से इतना स्ट्रेट आर्क दिया है, मैंने बोला हल्का बेंड करना है बीच में, बेंड भी जो आपका है वो एक फिक्स्ड बेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेंड शुड भी एक अंडुलेटिंग है और ऐसा फैला हुआ आर्क है, ठीक है, फैला हुआ सा बेंड है, बीच में सी नहीं है, इट इज अ फैला हुआ सा आर्क, ठीक है, ऐसा कुछ अंडुलेटिंग सा, ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग इनसाइड ऑफ द लंग्स, कमिंग टू द इनसाइड,
ये एक्स्ट्रा डायफ्राम जो लंग्स के बाहर वाला है उसको इरेज कर दो, लंग्स तक आपने डायफ्राम रखनी है, लंग्स के बाहर वाली डायफ्राम इरेज कर दो, ठीक है। Going to inside of your lungs now. This is the bronchi which has reached into the lungs. As it reaches, it gets further branched up. अब ब्रांचिंग कैसे करनी है, बच्चे क्या करते हैं, ये इस तरह है ना, यहाँ पे ब्रांचेस बनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे ब्रांचेस बना, ये ऐसी ब्रांच नहीं बनानी है बेटा, दिस इज नॉट जस्ट वन ब्रांच इट इज गेटिंग, ये तो एक ही हो गया है ना, मेन को चलाते जा रहे हो, जैसे ही अंदर आ गया इसने साथ ही बाइफरकेट कर जाना, साथ ही इसने ब्रांच अप कर जाना, समझ गए। आप 2 बनाओ, आप 4 बनाओ, 10 बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, बट इट शुड बी लाइक डिफ्यूज्ड, ठीक है, इट शुड बी प्रॉपर्ली डिफ्यूज्ड, ऐसे, ठीक है। ब्रांचेस डन, जितनी आप ब्रांचेस की आगे सब ब्रांचेस बना सकते हैं वो बनाते रहो, राइट। In both the lungs, you will be making these diffused branches, and furthermore, the branches that reaches to the end of the lung walls, यानी अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 डायमेंशनल नजर आ रहा है, एक ही साइड नजर आ रहा है, अदरवाइज तो लंग पूरा ऐसा ऑर्गन है ना, पूरा ऐसा का ऐसा ऑर्गन है, तो ब्रांचेस उसके बीच में फ्रंट लंग वॉल, बैक वॉल, साइड वॉल, सबकी तरफ जा रही है ना, हमारी जो ब्रांचेस हैं ये सबकी तरफ आ रही है, कुछ फ्रंट में आ रही है, कुछ बैक में जा रही हैं, कुछ लेफ्ट राइट आ रही हैं, ठीक है। तो इन ब्रांचेस के एंड में, जहां पे आपने एंड अप कर दिया ब्रांच को, वहां पे आपने ये बबल लाइक स्ट्रक्चर्स बना देने, विच आर रिप्रेजेंटिंग द एल्वियोलाई, ठीक है। मिडल में नहीं है ये ऐसा मिडल में नहीं पड़े हैं, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं दिखा सकते, तो आपको ये करना पड़ेगा, आप कहीं पे भी बीच में इसके बबल्स इस तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। these are not the bubbles actually but the alveoli. The lung is also having an extra membrane as its covering, and that is called as a pleural membrane. So you make another membrane which is just around the lungs outside, towards the outside as well as towards the inner side, यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बना दिया इसको as a single extra layer of the membrane, ठीक है। तो ये क्या है, this is the pleural membrane that which covers the lung, okay। तो lung की membrane इस तरह से आप साथ साथ उसके पैरेलल जो पहली membranes बनाई हैं वो बनाते हुए आपने साथ साथ बनानी है, do not disturb the shape of the structure what you have made, okay। The shape should be maintained as such. Done. Now, ये इसमें आपने ब्रोंकाई आया, ब्रोंकाई एंटर किया ना लंग्स में, ठीक है। अब इसकी फर्दर ब्रांचेस कर दो, ठीक है। फर्दर ब्रांचेस की हर बार 2 बनानी है, 2 बनाई जाओ, नहीं तो आप जितनी मर्जी बना सकते हो, ठीक है। मैनी भी कर सकते हो, कैसे मर्जी, ब्रांचेस बन गई। अब जहां एंड अप हुआ है वहां पे आपने ऐसा बबल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे क्लाउड्स बनाते थे ना, ऐसे क्लाउड्स बनाना है, ठीक है। हाँ जी, डन, क्लियर। आफ्टर दिस नाउ the lungs are also supported by the rib cage, है ना। So how to show the rib cage around it? We can't make the whole rib cage because we are not studying the skeletal system here. We are only studying the respiratory system, but the rib cage that has a special significance in the phenomena of respiration. So you will be making the rib cage like this. It's only a cross section of it. Okay, we are just representing the ribs around the lungs like this. Okay. So this is, you are just representing the ribs around it, around the lungs. And these are only representing the cross section of it. ठीक है, कट सेक्शन में हमने शो कर दी, जस्ट अराउंड द लंग्स, लंग्स के साथ साथ बनानी है आपने, ठीक है। अंदर तक नहीं बना देनी क्योंकि अंदर नहीं होती हैं रिब्स, सिर्फ लंग्स के अराउंड होती हैं ऐसे,
ठीक है, अंदर नहीं ले जाना, यहाँ तक मत बना देना रिब्स अंदर तक, ठीक है। फ्रंट साइड इट हैज अ बोन, फ्लैटेंड बोन ऑन द चेस्ट कैविटी फ्रंट साइड, व्हाट इज दैट फ्लैट बोन कॉल्ड एज sternum, ठीक है। on the back side it has the bones called as vertebral column, है ना, the thoracic cavity वाले thoracic vertebrae जो होते हैं उसके अंदर, they are on the back side. So back side is vertebral column, front side is the sternum, and in between are lying the lungs, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ती हुई पूरा एक केज बनता है, that is of the rib cage, है ना। सो वो रिब्स हमने बनाई है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। आप दोनों तरफ बना सकते हैं, एक ही तरफ भी बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डू द लेबलिंग पोर्शन ऑफ दिस। दिस इज द ट्रैकिया हैविंग द कार्टिलेजिनस रिंग्स, द ट्रैकिया also called as the windpipe. Then the first branches of the trachea called as bronchi, the later branches called as bronchioles, then this notch like structure, that is for the placement of the heart, this structure is called as a cardiac notch. This is cardiac notch. Then these are the lungs. Around the lungs there is a membrane called as pleural membrane. Pleural membrane. These membranes, they stay apart from one another because of the fluid which is packed within the membranes, called as pleural fluid. ठीक है। Then here are ribs, the alveoli or the air sac, alveoli, or they are also called as air sac. As in general, they are called as air sac or alveoli. And the last part here is diaphragm. Coming to this was mouth, nostrils, and the nasal passage. This is nasal passage. Anji, done. So this is the respiratory system of the human beings. Any question? Anybody has any question? Only 1 minute is left for the period. Any doubtful thing? So we'll be continuing further how the exchange of gases takes place. That is through the alveoli. ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक पैसेज समझ लीजिए. When we breathe in through the nostrils, it is always recommended. Why? That is because we have a mucus lining that keeps our air that we breathe in moistened, है ना. We have the blood vessels also there. Blood vessels क्या करते हैं? That keeps our air warm. We also have a hairy lining. Hairy lining traps up the dust. ठीक है. So keeping the air moistened, keeping the air warm, and trapping up all the dust particles, that is done in the nasal passage. That is why we are usually recommended to breathe through the nose rather than through the mouth. If nasal blockages are there, then we are recommended to breathe through the mouth. Okay? Whatever the passage is, the air goes through the larynx. This is why my sound is coming. That is because of the air passage through the larynx. Okay? Larynx के अंदर क्या होता है? Muscle cords होती हैं. That vibrates because of the air in it. ठीक है, जो air जा रही है आ रही है अंदर बाहर, उससे vibration होता है. And vibration जब भी आप बोलते हो यहाँ पे हाथ लगा के देखो, vibration feel होता है. तो vibration creates the sound. ठीक है, the air passes through the windpipe, through the bronchi, bronchioles, and finally to the alveoli. Alveoli अभी मैंने बताया जैसे ये lungs हैं, तो alveoli उसके बिल्कुल wall के पास है, wall के साथ है. Alveolar wall plus बाहर lung wall thin है, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे blood vessels उसके ऊपर अरेंज है. तो ये जो exchange of gases होगा यहाँ से सीधा ही हमारे blood vessels में चला जाता है, इसीलिए. ठीक है, that is why this is the exchange of gases site of exchange of gases. Why alveoli is only the exchange of gases, the site of exchange of gases?
It is because this alveoli that leads to the because it is richly supplied with the blood vessels, okay, and has the thin walls, so that easy exchange of the gases can take place. Hence, that is called as an organ or the site for the exchange of gases. Okay, so we'll continue this further, how the exchange of gases takes place and furthermore. So thank you so much. God bless you all. Goodbye. Have a great day.